सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची टुडे प्रोग्राम और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। जैसा कि हमने वादा किया था कि ईद इस बार मुनफरिद नौयत की गुजारी जाएगी और ईद का प्रोग्राम हम स्टूडियो से नहीं करेंगे। आपने देखा होगा स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम किया जाता है। सियासी प्रोग्राम्स होते हैं, सियासतदानों के साथ होते हैं, कुछ मुखय्यर हज़रात के साथ होते हैं, कुछ इनफरादी तौर पर होते हैं। लेकिन इस बार मुनफरिद अंदाज ये है कि हम एक ऐसी शख्सियत के घर पर आए हैं जिनका तारुफ मैं अभी थोड़ी देर में कराऊंगा। लेकिन इन्होंने इस बार बड़ी मुख्तलिफ नौयत की ईद गुजारी है और उन्हीं से जानेंगे भाई कैसी ईद गुजारी। और ईद तो खुशियों का त्यौहार है, यहाँ पर खुशी के मौके जो है वो खुशियां बिखेरी जाती हैं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से वो खुशियां मांद पड़ गई थी, लेकिन अभी भी ऐसा काम किया जा रहा है कि लोग फिर से खुश हो चुके हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के प्रेसिडेंट हमाद पूनावाला के घर पे। अभी उनको मालूम नहीं है कि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। छापा मारा जाएगा और देखा जाएगा इस वक्त किस सूरत हाल में है, किस कंडीशन में है और कैसे ईद गुजारी है। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? देखिए नाज़रीन, मैंने कहा था छापा मारा जाएगा और इस छापे के ऊपर हमाद पूनावाला इस वक्त मेरे सामने मौजूद हैं और हमने बगैर बताए इनको जो है ना वो इस वक्त डिस्टर्ब किया आके कि ये ईद कैसे गुजार रहे हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ होते हैं, मुख्तलिफ फील्ड पर हमारे साथ होते हैं। आज हम इस वक्त घर में मौजूद हैं और पूछेंगे इनसे बैठ कर, अभी तफसीलन पूछेंगे कि ईद कैसी गुजारी। भाई आपको डिस्टर्ब कर दिया हमने इस टाइम पे, कोई मसला तो नहीं है ना? जी हाँ नाज़रीन, जैसे कि वादा किया था मैंने तो वो वादा वफा कर दिया। सियासतदान वाले वादे नहीं थे, वो वादे ही क्या जो वफा हो जाए। हमने जैसे बताना था कि स्टूडियो के अंदर तो बहुत सारे गेस्ट बिठाकर प्रोग्राम किए हैं मैंने कई सालों से, और ईद के प्रोग्राम्स भी किए हैं। इस बार यहाँ बाहर आकर और सरप्राइज इसलिए दिया गया कि बताना था आप लोगों को कि भाई कैसे ईद गुजारी जाती है, जो लोग जो पर्सनालिटीज होती हैं वो भी ईद अपनी कैसे गुजार रही हैं। इस वक्त ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो प्रेसिडेंट है हमाद पूनावाला मेरे साथ मौजूद है। हमाद भाई, एकदम से सरप्राइज दे दिया मैंने आपको, और ये जिस तरह से ईद एक अलग ही नौयत की ईद थी, तो मैं कुछ एक चीजें नोट कर रहा हूँ। हमेशा मैंने ये देखा है आपको सूट बूट में और वेस्ट कोट जो है वो जेबतन करके। इस बार इतनी जो है वो तब्दीली कैसे? अच्छा, एक तो ग्राउंड पे बिलाल भाई, पहले तो ईद मुबारक और आप लोग आए, थैंक यू सो मच। और इस दफ़ा क्योंकि एक्टिविटीज़ ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा करनी पड़ी हैं, इससे पहले कोविड जब से शुरू हुआ हम कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और आज ईद के दिन भी हमने कुछ एक्टिविटीज़ प्लान की थी जो कि हम करते हुए आ रहे हैं। और दूसरा ये कि आपने देखा होगा मेरे जो टिकट्स चले थे उसके हवाले से मैंने ईद जो है वो कोशिश की है कि ईद जो है सादगी से बनाई जाए, और जो ईद पे हम खर्चा करते हैं वो हम गरीबों के घरों पे राशन की सूरत में उसको पहुंचाएं। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा कोविड के पूरे सीज़न में जो है हमने राशन पहुंचाया, और अभी भी आगे देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ईद को थोड़ा सा डिफरेंट करें इस दफ़ा और सादगी से बनाएं, क्योंकि हर दफ़ा हम सेलिब्रेट करते हैं, बनाते हैं, दोस्त अहबाबों के साथ बनाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, और ज़्यादातर मेरा ये है कि मैं ईद के सेकंड डे जो अच्छा, मैं वही पूछना चाह रहा था कि ईद मनाते कैसे बेसिकली, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं जो फिगर्स होते हैं लोग उनको फॉलो करते हैं, तो उनका भी ईद मनाने का अंदाज कैसा होता है, तो कैसे मनाई जाती है। पिछली ईद की अगर मैं बात कर लूँ, चले ये ईद तो आपने बड़े मुनफरिद अंदाज में मनाई, ईद नॉर्मली वैसे कैसे मनाते हैं? अच्छा, 2-3 साल से तो बड़ी मज़ेदार ईद जा रही है मेरी। उम्रे पे होता हूँ मैं और दोनों तरफ ईद बना लेता हूँ। पिछले साल मैं शाही मेहमान था वहाँ पर इमाम काबा का, तो बड़ा मज़ा आया। वो ईद कुछ अलग ही थी मेरे लिए सबसे पहले, और फिर उसके बाद जो है पिछले साल भी मैंने ईद वहाँ बनाई, और ईद बनाकर यहाँ की ईद पे पहुँच गया मैं। वहाँ ईद कंप्लीट करने के बाद फ़्लाइट लेके मैं यहाँ आया, दोनों तरफ ईद मिली मुझे और बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया। और मैं फिर उसके बाद ईद करने के दूसरे या तीसरे दिन मेरा हमेशा जो है मैं ट्रैवलिंग पे निकल जाता हूँ, कभी फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सिचुएशन है आपके सामने, ट्रैवलिंग तो बहुत दूर की बात है इस वक्त जो है वो सिचुएशन ईद के ऊपर भी एक ऐसा अजीब व गरीब किस्म का माहौल है कि तो हमारे लोग बड़े जिंदा दिल हैं कि वो अपने तौर पे ईद बना रहे हैं, लेकिन मेरा पता नहीं क्यों दिल नहीं कर रहा कि इस दफा उस तरीके से ईद बनाई जाए, थोड़ी सादगी से बनाने का। बचपन की ईद का एक अलग ही मजा होता था। मैं देखता था कि बचपन में बच्चों की ईद होती है, मैं समझता हूँ, और बच्चियों की ईद होती है। इस ईद में, इस एज में आने के बाद, इतनी जिम्मेदारियां जो है वो संभालने के बाद
इस ईद में और बचपन की ईद में क्या डिफरेंस है, या बचपन में जो एंजॉयमेंट होती थी वो जरा सा शेयर करना चाहें? अच्छा, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि पहले ईद जमा करने की टेंशन होती थी, अब ईद देने की टेंशन होती है। तो पहले जो है वो ईदी जमा की बात करेंगे, पहले ईदी ली जाती थी, हाँ, अब दी जाती है। पहले जो है ईदी लेने की टेंशन थी, अब ईदी देने की टेंशन होती है। अभी भी कोई है ऐसा जो ईदी देता हो? हाँ, मेरे अब्बू देते हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे अपना ताया जो भी चचा है। लेकिन अब जेब से ज्यादा निकल जाती होगी। हाँ बिल्कुल, 10% भी नहीं आती, रिकवरी नहीं। अच्छा, एक तो होता है कि हम उम्र लोग भी जब आके आपसे ईदी मांगते हैं ना, तो तब ज्यादा जो है वो आपको तजस्सुस होता है। तो ऐसे दोस्त यार अहबाब हैं जो बोलते हैं भाई हमाद भाई जरा ईदी तो दें, हाथ फैला लिया जाता है। वो होता था, एक अंदाज होता था, सलाम करके फिर ईदी मांग लिया करते थे। लेकिन दोस्तों में तो होता है, बाकी जी अपने जो स्टाफ है, जो लोग हैं, बोनसेस हैं और ये सब चीज़ें जो होती हैं इसके अंदर, बाकी ईदी जो है वो ज्यादातर अपने से छोटों को दी जाती है और छोटों को ही देते ज्यादातर। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आपकी ज्यादातर ईद सऊदीया में गुजरती है, तो वहाँ की ईद में और यहाँ की ईद में कुछ फर्क महसूस होता है? अच्छा बिलाल भी, ईद वहाँ भी बनाता हूँ मैं और वहाँ से ईद करके मैं निकल जाता हूँ और यहाँ भी ईद करता हूँ, दोनों तरफ मज़े लेते हैं। तो ईद जो है वहाँ थोड़ी डिफरेंट होती है। वहाँ ये कि आपने रात को 12-1 बजे जो है वो हरम में पहुँचना होता है और आपने वेट करना होता है और फिर उसके बाद ईद करके आना होता है, क्योंकि अगर आप लेट पहुँचते हो तो आपको अंदर हरम में जगह नहीं मिलती। और यहाँ ऐसा है कि बिल्कुल पीछे जो है वो मस्जिद है, बिल्कुल एंड मोमेंट पे जाते हैं, खुतबा सुनते हैं और ईद की नमाज़ पढ़ लेते हैं। 2 साल से तो बिल्कुल ऐसे प्रैक्टिस हुई हुई है कि ईद वहाँ भी हो रही है और यहाँ भी हो रही है। तो वहाँ ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर यहाँ के दोस्तों से और रिश्तेदारों से मिलते हैं। तो वहाँ की ईद जो है वो 2 साल से जो मुझे मिल रही है वो बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है ईद। और लेकिन फॉर्चुनेटली वहाँ पर लोग भी मिल जाते हैं, दोस्त, तो हम वहाँ भी जो हो सकता है सेलिब्रेट करते हैं। मदीना में मिल रही है मुझे ईद। इस दफ़ा सोचा था कि मैं जो है वो मक्का में करूँगा ईद, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो। अच्छा, आपका ताल्लुक है बिजनेस कम्युनिटी से, और बिजनेस कम्युनिटी के लिए रमजान का महीना बड़ा टफ गुजरता है कारोबारी लिहाज से भी, और रमजान के बाद ईद पर आके कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, ईद के पहला दूसरा तीसरे दिन जो रिलैक्सेशन मिलता है। तो इस रिलैक्सेशन को कैसा गुजारा? इस बार ईद में क्या जो एक्टिविटीज रही? ऑब्वियसली सुबह उठे होंगे, फिर नमाज के लिए गए होंगे, तमाम चीजें होंगी, तो गैदरिंग्स वगैरह रही जो ईद मिलन पार्टी के तौर पर होती थी? यार बिलाल, सच पूछो तो इस दफ़ा एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई, सोशल एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई, क्योंकि कोविड के बाद जो हमने जो राशन की जो हमने ड्राइव की वो बहुत लंबी हो गई हमारी। तो हमें कोई मतलब इस तरीके से कोई जो लोगों ने घर पे बैठ के जो है वो पूरा रमज़ान भी घर पे बैठ के निकाला है। रमज़ान से पहले भी एक लंबी छुट्टियाँ हो गई, हमें जून जुलाई याद आ गया, इतनी लंबी छुट्टियाँ हो गई, लेकिन हमने कोई ना कोई एक्टिविटी रखी, ईद के दिन भी रखी है। अभी भी कुछ आगे भी प्लान्स हैं कि अब आगे भी कहीं इसको कंटिन्यू करना है। तो ईद की छुट्टियां भी बड़ी लंबी दी हुई हैं, तो ईद थोड़ी बिल्कुल डिफरेंट है। ये हमारे लिए बिल्कुल एक ऐसी ईद है जो मतलब सोचा भी नहीं था। इस ईद में कोई गैदरिंग्स नहीं हुई, दोस्त अहबाब की गैदरिंग्स होती थी? जैसे बचपन में हम कहते थे नाज़रीन कि ईद मिलन पार्टी का बच्चों को बड़ा शौक होता था, स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा ईद मिलन पार्टी एंजॉय की जाती थी, फिर मोहल्ले के अंदर दोस्त अहबाब होते थे, फिर घर के अंदर जो रिश्तेदार आते थे। तो ईद मिलन पार्टी अब एग्जिस्ट करती है इस वक्त, इस उम्र में? अच्छा देखो, जो हम राशन जो अपना जहाँ पर हमारा आपको लेके भी चलेंगे अभी, इसके बाद हम आपको वहाँ पर वहाँ हम डेली बेसिस के ऊपर सहरी भी साथ करते थे, और अभी हमने सोचा है कि वहाँ भी वहाँ पर बैठक करते हैं, दोस्त आते हैं, हम खाना बनाते हैं वहाँ पर खुद। मैं क्योंकि हर रमज़ान में जो है वो उम्रे पे जाने से पहले जो डेली अपने घर के बाहर अपने दोस्तों के लिए खुद खाना बनाता हूँ। अच्छा, खुद बनाते हैं खाना? क्या क्या चीजें बना लेते हैं? बेगम तो आपकी बड़ी खुश रहती होंगी इस मामले में। नहीं, मैं सिर्फ दोस्तों के लिए खाना बनाता हूँ, फैमिली के लिए वंस इन अ ब्लू मून बनाता हूँ, फैमिली के लिए, और बड़ा पसंद करते हैं मेरे हाथ का खाना। अगर ये भाभी प्रोग्राम देख लेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, आई एम श्योर के दोस्तों के लिए खाना बनाते हैं, घर में नहीं बनाया, आपसे घर में भी खाना बनाना पड़ जाएगा। नहीं, मैंने बनाया, घर पे बहुत दफा बनाया और लाइक करते हैं मेरे खाने को। मैं क्या बना लेते हैं? कोई मैं जो मेन जो आइटम है वो हमारी कढ़ाई वगैरह बना लेता हूँ, बिरयानी अच्छी बना लेता हूँ, हांडी अच्छी बना लेता हूँ, जो मेन कोर्सेज है वो अच्छे बना लेता हूँ। बस तो बड़ी ईद पर, बकर ईद पर नाज़रीन एक और एक्सक्लूसिव प्रोग्राम करेंगे, और हमारे वाले के हाथ की जो है भाई मटन कढ़ाई बड़ी एक्सक्लूसिवली तैयार करके जो है मेरे हाथ की आपने जिस दिन कढ़ाई खाई है उसके बाद आपको कोई कढ़ाई पसंद नहीं है। अच्छा, ये तो पक्का है। देख लें, ये बड़ा इंकशाफ है। मुझे तो लग रही है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है, ये जितने रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं कढ़ाई शढ़ाई वाले, ये सब बंद हो जाएंगे। तो कभी इस तरफ आना नहीं हुआ? इस फील्ड में आने का बड़ा शौक है मुझे, मैंने काफ़ी दफ़ा सोचा है कि इस फील्ड में आना है, लेकिन अब जाहिर सी बात है कमर्शियल के अंदर और उसके अंदर तो फ़र्क है। शौक है मुझे, इंशाल्लाह देखें लेट्स आगे क्या होता है। तो ये ऐसी घरेलू जो है वो बनाना सीख लिया कोई? यार इसके पीछे एक बहुत बड़ा हादसा है। मैं क्योंकि आज से कोई 10-12 साल पहले मलेशिया में मैं शिफ्ट हो चुका था, और वहाँ पर क्योंकि मुझे खाने पसंद नहीं आते थे, जो लोकल खाने थे वो भी मुझे पसंद नहीं आते थे,
तो मेरा एक दोस्त था, वो कुकिंग करता था, हम 3-4 लोग जो शेयरिंग कर रहे थे, तो बड़ी अच्छी कुकिंग करता था। तो हमने आपस में एक दूसरे के लिए कोई ना कोई काम बांटा हुआ था। जब मेरे उसमें काम आया सफाई का, तो मैंने कहा ये तो काम मैं नहीं कर सकता। अच्छा। एक दोस्त को हमने बाथरूम का काम दे दिया, साफ करने का, एक को सफाई का दे दिया। मैंने कहा ये काम मैंने, बड़ी मुश्किल में फंस गया, बाथरूम साफ करना बड़ा मुश्किल काम है। आखिरी जो सबसे अच्छी मुझे जो काम लगा वो खाना पकाना लगा। तो मैंने कहा मैं ये काम कर सकता हूँ, चैलेंज ले लिया, खाना बनाया। मैंने कहा ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, क्योंकि घर पे अम्मा ने ऐसी आदत डालती कि वो पानी भी जो है हमें लाके खुद देती थी, और हमेशा घर पे मतलब कोई काम खुद किया नहीं था। तो वो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि कोई ऐसा काम करना। तो मैंने ये मुझे कहना पड़ेगा, देश का बिगाड़ परदेश में सुधर गया। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद से एक ऐसी रूटीन बनी वहाँ पर, और डेली बेसिस पे वहाँ खाना भी बनाता था। फिर यहाँ आने के बाद जो है उसकी प्रैक्टिस में रहा मैं, दोस्तों के साथ अक्सर मैं इस तरह। सबसे पहली डिश क्या बनाई थी और कैसी बनी थी और किस किस ने खाई थी? अच्छा, सबसे पहले वो जॉइंट वेंचर किया था, उसके साथ मैंने दाल बनाई थी, और फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू करता गया उसके साथ था, और फिर बहुत अच्छी कुकिंग करता था, बहुत जबरदस्त। दोस्तों ने खा ली थी इत्मीनान से? नहीं, फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा शुरू में, लेकिन उसके बाद जो है वो मतलब। सिर्फ कढ़ाई शढ़ाई बनाते हैं या रोटियां भी बना लेते हैं? नहीं, रोटियां नहीं बना सकते। नहीं बनाते हो, फिर बाहर से मंगवानी पड़ती है, रोटियां नहीं बना सकते। चले, फिर कढ़ाई तो इंशाल्लाह इनके साथ डन हो गई है। और कोई मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा चटपटी जो है, क्योंकि मुझे आपकी पर्सनालिटी के बारे में बड़ा पता है, बड़ी सोबर पर्सनालिटी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम अब जानेंगे कोई बचपन का मजेदार चटपटा सा वाकया, लेकिन आपको इंतजार करना पड़ेगा एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और शरारत की बात मैं छोड़कर गया था। हर बच्चा शरारती होता है, और बचपन अगर शरारतों के साथ ना गुजरे तो मैं समझता हूँ बचपन नहीं होता। और बचपन से लेके जवानी तक, और जवानी से लेके ये जो आगे का सफर अब चलता जा रहा है, हमाद पूनावाला ने कौन सी ऐसी शरारत की थी बचपन में जिस पर मार भी पड़ी हो, जिससे सीख भी मिली हो, और जो बचपन की शरारत आज तक याद भी हो? हमाद भाई, कोई बचपन की शरारत शेयर करना चाहेंगे जिसके अंदर बड़ा जो है वो आज भी सुनकर हंसी आती थी, यार क्या बचपना था? यार बचपन से बड़े नॉटी थे, और अभी भी कभी कभार वो जो है ना वो शरारत हो जाती है। अच्छा, तो मुस्कुराहट में भी मुझे शरारत नजर आती है आपकी। अच्छा, ऐसा है कि बचपन में जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें करते थे कि लोगों को तंग करते थे, लेकिन जो आपने मारने की बात की, वो फॉर्चुनेटली मेरे जो फादर हैं वो मेरे दोस्तों की तरह हैं। कभी भी उन्होंने मुझे मारा नहीं, मुझे हर मेरी गलती को समझाया, और मुझे जो है वो अच्छे तरीके से उसको बताया कि ये चीज़ गलत है या सही है। और मुझे एक चीज़ हमेशा मेरे वालिद ने बताई कि जो चीज़ मुझसे छुपाओगे वो गलत है, जो मुझसे शेयर करोगे वो ठीक होगी। तो मैंने हमेशा अपने अब्बू से हर चीज़ शेयर की है। बचपन में ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें करते थे, गाड़ियाँ लेके चुपके से, मुझे गाड़ियों का हमेशा से बहुत ज़्यादा शौक था। तो मेरी एज बहुत कम थी, और मैं अराउंड 12 साल का था जब मैं पहली मरतबा गाड़ी लेके भागा था घर से। और मेरे अब्बू जो है वो वेट कर रहे होते थे, और जब उनको पता चलता था कि गाड़ी लेके गया तो खामोशी से बैठते थे, बोलते नहीं थे। मुझे अगले दिन जो है वो उन्होंने जो है वो पकड़ते थे, सिगरेट के हवाले से जो है वो छुप के पीता था। गाड़ी लेकर जाते थे, कोई ऐसा वाकया हुआ कहीं गाड़ी मार दी हो सड़क पे? नहीं, गाड़ी में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं ले गया दोस्तों के साथ, सीवी ले गया गाड़ी, और 2-3 घंटे घूमने के बाद सुबह से हम गए हुए थे फजर के बाद, और जब मैं वापस आया तो अबू मेरे खड़े हुए थे गेट पे, वेट कर रहे थे। छापा मार दिया था? छापा मार दिया। मैं, मेरा ख्याल है हार्डली 12-13-14 साल का था उस वक्त। तो अबू ने गुस्से से कहा कि मैंने मना भी किया गाड़ी नहीं उठानी है, और कहाँ गए थे? मैंने कहा मैं बादराबाद पे गया हुआ था हलवा पूड़ी खाने के लिए। तो जब उन्होंने गाड़ी को हाथ लगाया तो गाड़ी फुल हीट हो रही थी, और उन्होंने पापा का छापा महंगा पड़ गया था भाई। तो बड़ा गुस्सा हुए, और उन्होंने जो है वो ड्राइवर को मना कर दिया कि आज के बाद ड्राइवर मेरे साथ मिला हुआ होता था, तो वो। अच्छा, ड्राइवर को शरारत में शामिल कर लिया था? जी, वो मिला हुआ होता था, मैं क्राइम पार्टनर बना के रखा हुआ था। और सुबह के वक्त जो है वो चाबी मुझे याद होती थी कि वो अपने तकिए के नीचे जो है वो रखता था। तो दूसरी जो घर वाली गाड़ी होती थी वो अब्बू ने रखी होती थी, और जो हम लोग की गाड़ी थी वो ड्राइवर के पास उसकी चाबी होती थी। तो मैं बड़े तरीके से जो वो निकाल के ले जाता था, और बाद में तो महारत है भाई। फिर तो ड्राइवर से ऐसी हो गई थी कि मैं ड्राइवर से जो है निकाल देता। मेरे अब्बू ने मेरी वजह से 2-3 दफ़ा जो है वो ड्राइवर चेंज किए, लेकिन मैं ड्राइवर्स वगैरह से सबसे दोस्ती कर लेता था, क्योंकि फ्रेंडली नेचर था। अब्बू गुस्से वाले थे, तो ड्राइवर्स वगैरह डरते थे, उनसे ज़्यादा बात नहीं करते थे, और मैं उनसे दोस्ती करके गाड़ी चला लेता था। स्कूल से वापसी में जिद करके गाड़ी चला लेता था, और वो जो मुझे नहीं देता था गाड़ी, फिर मैं आके उसकी कंप्लेन करता था कि ये गाड़ी इस तरह चलाता है। तो इस तरह की चीजें जो है वो करते रहते थे बचपन में। मतलब बड़ा शरारती जो है वो बहुत ज्यादा बच्चों। कोई ऐसा दोस्त रहा बचपन का जो अभी भी साथ हो, जिसे बेस्ट फ्रेंड का लफ्ज देते हैं ना, कि बेस्ट फ्रेंड होता है, क्राइम पार्टनर होता है, जो हर वारदात में आपके साथ जरूर मौजूद होता है? बिलाल भाई, शायद ही कोई ऐसे दोस्त होंगे जो अब नहीं होंगे,
जितने मेरे बचपन से दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं, तो मैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशन पे बिलीव करता हूँ। मेरे शायद ही कोई ऐसे दोस्त हों बचपन के जो आज मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं होंगे। सभी दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, और स्कूल के दोस्त भी हैं, वो भी आज तक कांटेक्ट में हैं। कोई भी ऐसा नहीं है। और अगर कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है, किसी में गैप आ जाता है, तो मेरी एक नेचर है, मैं खुद जाके उसको जो है सॉल्व करता हूँ। उसको ज़्यादा लंबा लिंगर ऑन नहीं करता, ज़्यादा डिले नहीं करता। कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी गलती नहीं भी है तो मैं उसको जो है वो किसी तरीके से उसको सॉल्व करूँ। और जो लोग होते हैं ना बचपन के दोस्त हैं, कोई गैप आ जाता है, मैं वो चीज़ को पसंद नहीं करता। अच्छा, स्कूल लाइफ कैसी गुजारी? स्कूल लाइफ के अंदर दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक फ्रंट पे बैठने वाले स्टूडेंट्स होते हैं और एक बैक बेंचर्स होते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते थे? देखिए, मैं फ्रंट पे ज़रूर बैठता था, लेकिन इसलिए फ्रंट पे बैठता था कि मैं बहुत ज़्यादा शरारती करता था। तो मेरा जो प्रिंसिपल है, मैं इंटरनेशनल स्कूल ऑफ स्टडीज़ से पढ़ा हूँ, मेरा प्रिंसिपल डेली जो है मेरी क्लासरूम में आता था और देखता था कि आज ये पनिश क्यों नहीं हुआ हुआ। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करते थे, टीचर्स की मिमिक्री करना, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी। हमारे टीचर थे, उनकी जो है कॉपी करता था मैं, बहुत अच्छी कॉपी करता था। तो वो मेरी क्लास में जब भी वो जाते थे तो मैं उनकी कॉपी करता था। तो वो देखते थे बच्चे क्यों हंस रहे थे। तो मैं इस तरह की चीज़ें काफ़ी करता रहता था स्कूल के। कभी मार खाई है टीचर्स की? बहुत मार खाई है, टीचर्स की बहुत मार खाई है। और मतलब ये है कि मैं तो आके अपने अब्बा को बताता था, तो मेरे अब्बा फिर काफ़ी दफ़ा जो है वो स्कूल भी चले जाते थे। अच्छा, ये बड़ा मेरे मसला बेटे होता ने है कुछ किया नहीं है। ये बड़ा मसला होता है कि आप जितनी शरारतें कर लें, कुछ भी है, वालिदा को बुलाया जाता है, जैसे मेरी वालिदा को बुलाया जाता है कभी स्कूल, तो हम कहते थे तमाम चीजें रिलैक्स हैं। लेकिन जिस दिन ये कह दिया जाए कि वालिद साहब को आपके स्कूल आना है या वालिद साहब का जो है वो सिग्नेचर होना चाहिए इस नोटिस के ऊपर, उस दिन ऐसा लगता है साफ सूंघ गया है। कभी ऐसा हुआ कि वालिद साहब को बुलाया गया और बड़ी टेंशन में बैठे? बड़ा एक मजेदार मैं आपको सुनाता हूँ। मुझे स्कूल से जो है ना वो मुझे याद नहीं क्या शरारत की थी मैंने, और मुझे जो है वो मेरे पेरेंट्स को बुलाया गया और 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया स्कूल से। तो 15 दिन के लिए सस्पेंड किया गया। तो कोई बड़ी शरारत की होगी? बड़ी शरारत की थी। मेरा झगड़ा हो गया था, मुझे याद है, मेरा स्कूल में झगड़ा हो गया था और लैब के अंदर झगड़ा हुआ, उसके शीशे वगैरह टूट गए और काफ़ी ज़्यादा वो बात इशू बन गई थी। मुझे सस्पेंड किया गया और मेरे फादर को बुलाया गया। तो जब फादर को मेरे बुलाया गया वहाँ पर, तो मैं बड़ा डर गया कि अब्बू आएंगे, अब तो नहीं छोड़ने वाले मेरे को, क्योंकि एक के बाद एक कंप्लेंट्स आई रही थी स्कूल से ना। और मेरा स्कूल भी चेंज करवाया था अब्बू ने, इसी वजह से कि मेरी बहुत कंप्लेंट्स आती थी। तो जब वो मैं घर आया तो मैंने सोचा कि अब्बू को पता चलेगा तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे उन दोनों एक टीचर थे, तो वो बड़ा फ्रेंडली थे मेरे साथ। तो मैंने उनको बोला कि यार मैं अब पढ़ाई में बिल्कुल सीरियस होने वाला हूँ और मुझे इस मसले से पहले आप निकालें, और वरना जो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस बेचारे ने जो है टीचर ने मेरा साथ दिया और वो मेरा बड़ा भाई बन के मेरे से स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद जब वो मेरे टीचर से मिला और प्रिंसिपल से मिला, तो प्रिंसिपल ने कहा कि आपके अब्बू जो है बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, मैंने सस्पेंड कर दिया और अब्बू नहीं है। तो उसने कहा कि वो इनके जो फादर है वो ट्रैवलिंग पे गए, वो नहीं आ सकते। बहरहाल 15 दिन के लिए सस्पेंड जो था उन्होंने जो है उसको ख़त्म नहीं किया और वो मेरे जो टीचर है मिल के आ गए। अच्छा, उन 15 दिन तक सस्पेंड कैंसिल नहीं किया? नहीं किया। कहाँ गुजारे वो 15 दिन? वो इसलिए नहीं किया, मेरे और 3 दोस्तों को सस्पेंड कैंसिल नहीं किया। और वो 15 दिन जो है वो दोस्तों उनके फादर्स को पता चल गया, तब मैंने जो है वो बंक किया स्कूल। और मतलब 15 दिन आपने घर में नहीं बताया, 15 दिन कहीं और गुजारे? जी। मैं नाज़रीन एक मिनट भाई यहीं रुक जाइए, 15 दिन कहाँ गुजारे? ये बड़ा 10वें या 11वें दिन पकड़े गए थे। चले स्टार्ट से गिनते ना दिन, ये पहला दूसरा तीसरा 15 10वें दिन तक पकड़े गए थे। तो ये दिन कहाँ गुजारे थे भाई? यार मैं अपने एक दोस्त को भी बंक करवाता था अपने साथ, तो कभी किसी दोस्त को कभी किसी दोस्त को, तो हम बड़ा मज़ेदार तरीके से बंक करते थे। वो एक दिन ऐसा हुआ कि हम जो है वो स्कूल के पास एक वीडियो गेम था और वहाँ पर जो है हमारे एक वैन ड्राइवर ने हमें देख लिया और उसने जो पूरे स्कूल का एक समझ लेके वो पेरेंट्स को भी कॉल कर दी और बड़ा एक मज़ेदार सीन हो गया। और मेरे अब्बा को जब बुलाया गया वहाँ पर स्कूल के अंदर, तो मेरे अब्बा ने कहा मेरे बेटे को तो सस्पेंड ही नहीं किया। किसने सस्पेंड किया मेरे बेटे को? तो बोला आपके बड़ा बेटा आया था और हमने उसको सब चीज़ें दी हैं। बोला मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। तो फिर उसके बाद बड़ा इशू बना था और बड़ा मज़ेदार उसके ऊपर हुआ था। उसके बाद तो मार पड़ी होगी? उसके बाद जो है वो मार पड़ी थी, लेकिन अब्बू की नहीं पड़ी थी। अब्बू ने बहुत डांटा और शर्मिंदा हुए। मतलब अब्बू को शर्मिंदा देख के ही मेरे लिए ये बहुत था कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि वाकई मैंने कोई ऐसी चीज़ की है कि मैंने अपने फादर को शर्मिंदा कर दिया इसके ऊपर। यह है कि अब्बू के सामने मुझे प्रिंसिपल ने बहुत मारा था। 15 दिन जो शख्स सस्पेंड रहे और 10वें दिन पकड़ा जाए, वो शख्स आज हमारे साथ हमारे दरमियान मौजूद है। बचपन की शरारतें होती हैं, बचपन के अंदर इंसान अगर शरारत ना करे तो बचपन यादगार नहीं होता। आज ये तमाम शरारतें सोचकर हंसी तो आती होगी, यार क्या बचपना गुजार दिया। मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना बिलाल, वो तो बिल्कुल नॉटी नहीं है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वाइफ बड़ा नाराज होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो ऐसी चीजें करे, क्योंकि जो बच्चे नॉटी होते हैं ना वो शार्प होते हैं ज्यादातर, और ज्यादातर वो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो मैं माँ बाप को भी यही मैं अपनी तरफ से जो मुझे लगता है, हो सकता है शायद मेरी सोच गलत हो,
अगर बच्चे कोई शरारत करते हैं तो उनको करने देनी चाहिए। अच्छा, कोई औलाद आपकी ऐसी है जिसको देखकर अपना बचपन याद आ बिल्कुल, मेरा जो सेकंड बेटा है मोहम्मद महाद, वो शायद मुझसे 2 हाथ आगे और बड़ा नॉटी है, बहुत नॉटी है। और ऐसे आप उसको देखोगे तो इनोसेंट लगेगा। और जैसे मेरी जो है वाइफ की जो बहनें हैं या मेरे कजन्स हैं, तो वो उनके बच्चे उनके साथ वो कहते हैं अपने घर पे बुला के, अगले दिन वो कहते हैं उसको मत भेजना हमारे घर पे, वो इतना नॉटी है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऐसे इनोसेंट लगेगा, लेकिन वो बच्चे जो चुलबुले होते हैं कहीं एक जगह टिक कर नहीं बैठते। एक घंटे बाद वो आपके साथ जो है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा और 1 घंटे बाद बदतमीजी बिल्कुल नहीं करेंगे। बदतमीजी ये बड़ी अच्छी बात है कि बिल्कुल भी बदतमीजी नहीं करते, लेकिन नॉटी बहुत है वो। अच्छा, औलाद से वालिद तक का सफर, बचपन में आपने बताया शरारतें, और फिर अब एक जिम्मेदारी है, ताजिर बिरादरी की भी आप बड़ी जो है वो पर्सनालिटी है, तमाम जिम्मेदारियां हैं, और फिर बहैसियत बाप कैसा रेट करते हैं खुद को, कहाँ कैटेगराइज करते हैं? यार जी, ये जो पीरियड है इसमें जो सीखने वाली चीज़ है वो मेरी एक बहन है। तो बचपन से मेरे फादर जो है वो बहन को बहुत ज़्यादा मतलब उसको करते थे, हर चीज़ में उसको ज़्यादा अहमियत मिलती थी, मुझसे ज़्यादा प्यार मुझसे बहुत करते थे। लेकिन एक वो हमारे, क्योंकि मेमनों में जो कहा जाता है कि लड़कियों को जो है वो जाना होता है तो नियानी कहते हैं हम अपनी बहनों को, तो उनको बहुत ज़्यादा सर पे बिठाया जाता है। और हमारी फैमिली में यही रूटीन है कि बेटियों को बहुत ज़्यादा किया जाता है। मैं इस पे बड़ा नाराज़ होता था अपने फादर से। जेलसी फैक्टर आ जाता, बहुत ज़्यादा जेलसी थी बचपन से, ज़्यादा फेवर दिया जाता है, मुझे इंतहा से ज़्यादा जेलसी थी मुझे कि ये चीज़ उसको कर दी और ये चीज़ मुझे नहीं, तो ये वाला कंपटीशन चलता रहता था। लेकिन आप यकीन जाने, जब मेरी बेटी हुई, तीसरी जो है मेरी बेटी हुई, थर्ड बेटी हुई, लेकिन वो जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेटी में और बेटों में क्या फ़र्क है। तो आप यकीन करें, जब जैसी बड़ी होती गई, अभी मेरा ख्याल है माशाल्लाह 4 साल की हो गई है, जब मैं घर आता हूँ मेरे बेटे मुझे वेलकम करते हैं, लेकिन जब वो आके मुझसे गले लगती है, मुझे प्यार करती है और कोई भी चीज़ देखती तो तमाम टेंशन्स बाहर ही भूल जाते हैं। और फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि यार क्यों मेरे माँ बाप जो है वो बेटी को ज़्यादा वो करते थे, और वाकई बेटियों का हक है। और मैं समझता हूँ जिसके पास बेटी नहीं है, मेरा ख्याल है उसकी तो ज़िंदगी अधूरी है। और मेरे जो दोस्त हैं, कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जिनकी बेटियां हैं, बेटे नहीं है, मैं उनको यही कहता हूँ कि यार खुश नसीब हो कि तुम्हारे पास बेटियां हैं। और बेटियां, मैं बदनसीब हूँ कि मेरे पास 1 बेटी है, 3 बेटे हैं। तो बेटियां जो है मैं समझता हूँ बड़ी नेमत है, और वाकई में हर घर में एक बेटी होनी चाहिए। मैं तो सबको दुआ देता हूँ कि हर घर में एक बेटी बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है आपने। अच्छा, ये तो चिट चैट और चटपटी सी बातें हो गई, एक जिम्मेदारी भी है हमाद पूनावाला के सर पर और कंधों पर। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के ये प्रेसिडेंट हैं। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी के सदारती जो एक मनसब है उसको संभाल कर बैठे हुए हैं, क्योंकि आपके अंडर लेबर भी आती होगी, वर्कर्स भी होते होंगे, उन तमाम लोगों के मसाइल भी होते होंगे, फिर वो आपकी तरफ देखते होंगे जब कोई मसला आता होगा। इन तमाम चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, और फिर एक घरेलू जिंदगी जैसा आपने अभी शेयर किया, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? यार ये सब चीज़ों के बाद मुझे तकरीबन सोशल बिजनेस पॉलिटिक्स में तकरीबन 8 साल होने को आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत डिस्टर्ब होती है, ख़ासतौर पे मेरी फैमिली तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। कभी शिकायत रही भाभी की तरफ से कि भाई मुझे टाइम नहीं देते? शायद ही कोई ऐसा दिन हो कि शिकायत ना हुई हो। शायद ही कोई ऐसा दिन हो। तो वो मेरी वाइफ जो है ना वो बड़ा परेशान है मुझसे, और वो तो दुआएं मांगती है मुझसे बैठ के कि मैं अक्सर उसको कहता हूँ कि भाई मैं अब जाके रिज़ाइन देने वाला हूँ, और मैं अक्सर उसको इसी तरीके से मनाता हूँ कि बस थोड़े दिन की बात है, मैं जा रहा हूँ। बड़ी साबिर और शाकिर भाभी हैं हमारी, कि जो अभी भी जो है वो शिकायत तो करती हैं लेकिन साथ भी देती हैं तमाम चीज़ों में। फैमिली सपोर्ट कितना ज़रूरी होता है जब इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं, ख़ास तौर पे आपकी जो अहलियां हैं उनका सपोर्ट होना कितना ज़रूरी समझते हैं? देखिए, बिजनेस पॉलिटिक्स और सोशल लाइफ में मेरी वाइफ का 0% कोई मुझे जो है ना सपोर्ट है। वो तो बस यही दुआएं करती है बस इसकी जान छूटे इन चीज़ों से। अच्छा, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बिल्कुल सेपरेट रखा हुआ है? कोशिश किया हुआ कि बहुत ज़्यादा सेपरेट, क्योंकि वाइफ सोशल बिल्कुल भी नहीं है, फैमिली सोशल नहीं है बिल्कुल भी, और वो इन चीज़ों को पसंद भी नहीं करती। मेरे फादर सोशल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन वो मुझे हमेशा अप्रिशिएट करते हैं, गलतियों पे टोकते हैं, मेरी हर चीज़ को फॉलो करते हैं। कोई भी चैनल पे शो होगा मेरे फादर जो है वो ज़रूर देखेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी होगी मेरे फादर गलतियाँ भी निकालते हैं, देखते भी हैं। अच्छा, ये बड़ी कॉमन बात है नाज़रीन, ये जो बड़ी बात आपने की है ना कि फादर जो है वो नोटिस करता है चीज़ को। मैं अपने बारे में एक छोटी सी यहाँ पे बात बताऊंगा कि जब मैंने प्रोग्राम्स का आगाज़ किया, टीवी पर आना शुरू किया, तो कोई मेरा प्रोग्राम देखे ना देखे, जब मैं घर पहुंचता था तो वालिद साहब कहते थे कि इस तलफ़्फ़ुज़ के अंदर आपने मिस्टेक की थी, इस वर्ड को आपने गलत जगह यूज़ किया था, ये आपका जो जेस्चर था वो थोड़ा गलत था, बड़ा पॉइंट आउट करते हैं। अच्छा, ये फील भी अच्छा होता है, इससे सीखने का मौका भी मिलता है। देखो, अपना कोई अगर आपको देखे और समझाए तो वो उससे बड़ा खुशनसीबी कोई नहीं होती है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं और जो आपकी हर गलत चीज़ को भी आपको कहते हैं कि आपने अच्छा किया। असल दोस्त तो वही हैं, असल तो लोग वही हैं जो आपकी गलतियां आपको बताएंगे। जब तक आपको गलतियां नहीं पता चलेंगी तो आप कैसे उसको दुरुस्त करोगे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है कि मेरे दोस्त भी मुझे बताते रहते हैं, और जैसे आपने उर्दू का कहा, मेरी उर्दू तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है।
तो इसका नहीं, मुझे अभी तक अंदाजा नहीं हुआ इस चीज़ का। नहीं, मेरी तो बहुत ज़्यादा उर्दू ख़राब है और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की, लेकिन अब इरादा रखता हूँ कि इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वर्किंग करूँगा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, तमाम मामलात अपनी जगह, कोई ऐसी बचपन की ख्वाहिश जो अभी तक पूरी ना हुई हो? यार मुझे बड़ा शौक था सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठने का, उठने का, और मतलब बड़ा बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। स्पोर्ट्स में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था और मैं एक अच्छे लेवल पे स्पोर्ट्स खेल के आया हूँ। तो मेरा एक बचपन से शौक था शाहिद अफरीदी का, और मतलब मुझे मेरा एक समझ लो कि पैशन था कि शाहिद अफरीदी के साथ बैठना है, और रमज़ान में वो भी शौक पूरा हो गया क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स के साथ काम किया और शाहिद भाई के घर पे मुझे जो है वो इनवाइट किया गया। तो मतलब जो शौक, कैसा लगा बचपन की ख्वाहिश जो है वो जाके इस उम्र के इस हिस्से में जाकर पूरी हुई? मैं मोइन भाई के साथ बैठा था कुछ दिन पहले, एक हमने प्रोग्राम किया वहाँ के ग्राउंड मैंस के साथ, तो मैं उनको बैठे बैठे बता रहा था कि यार मोइन भाई ऐसा है कि बचपन से मुझे जो ना शाहिद अफरीदी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको मिलाता हूँ शाहिद भाई से। तो मैंने कहा यार मुझे शाहिद भाई का ऐसा क्रेज़ है कि जब से शाहिद भाई ने क्रिकेट छोड़ी है, मुझे क्रिकेट ही देखनी छोड़ दी मैंने, इतना शाहिद ज़्यादा। अफरीदी, बूम अफरीदी के लिए क्रिकेट देखी जाती थी। मैं उसके लिए फॉलो करता था, मैं बड़ा उसको लाइक करता था, और 3-4 दफ़ा उससे पहले भी मुलाकात रही सरसरी, लेकिन प्रॉपर तरीके से मुलाकात का एक शौक था, वो शौक पूरा हुआ। और माशाल्लाह कोई भी शायद ऐसा सेलिब्रिटी नहीं है जिससे मुलाकात नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे राशन घर पे भी तमाम सेलिब्रिटीज़ आए। उसके अलावा मैं एक सालाना इवेंट करता हूँ, उसमें भी तमाम सेलिब्रिटीज़ आते हैं, और मेरा एक फील्ड ही ऐसी है कि हर किसी के साथ मुलाकात। तमाम एक्टिविटीज़ को देखते रहता हूँ, बड़ी अच्छी तरह जो है वो सोशल लाइफ को आपने कनेक्ट रखा हुआ है तमाम चीज़ों को। अच्छा, जो काम अब आप इस ईद पर कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बताना ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि जितने राशन बैग्स बांटे गए इनकी जानिब से, हमाद पूनावाला की जानिब से, और जिस अंदाज में और जो एक मैकेनिज्म था, जो चीज़ें थी, कि मैंने ये भी देखा कि कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, किसी भी मजहब, रंग, नस्ल, फिरका, तमाम चीज़ों से बालातर होकर इन्होंने राशन बैग इस तरह से दिए हैं, ये काबिल तहसीन है। और मैं चाहूँगा भाई कि आप मुझे वहाँ का विजिट करवाएं, अब कि वो जगह क्या है, वहाँ पर किस तरह से मैकेनिज्म है, क्या स्ट्रेटजी है, कौन सा जो है वो बंदा आकर आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन गेट करता है, गैदर करता है, फिर किस तरह से आगे दिया जाता है। तो वहाँ का विजिट करवाने वाले हैं हमें? बिल्कुल करने वाले हैं, बिल्कुल कराएंगे आप। उसके बाद वहाँ लेके चलेंगे। बिलाल भाई, हमारी जो कैपेसिटी है वो उस पर हम एंड पे जा रहे हैं। अगर आप रमज़ान से पहले या शुरू में आते तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन अभी भी हमारा काम वहाँ पे कंटिन्यू है। आज भी हमारे पास कुछ लेबर्स आए हुई हैं, वहाँ पर राशन की तकसीम चल रही है। कुछ कमर्शियल ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से वो लोग भी आए हुए हैं हमारे पास, उनकी तकसीम चल रही है। मैं भी वहीं जाने वाला था, तो आपको वहाँ लेके चलते हैं। तो एक्टिविटी देखा, छापा मारने का ये फ़ायदा हुआ कि चटपटी सी जो है वो बातें भी शेयर कर ली, और अब जिस काम के लिए हम आए थे, कि जो हमने बिल्कुल देखा था अपने आंखों से कि वो काम होता हुआ नजर आ रहा है, मैं आपको उस जगह का विजिट करवाऊंगा वक्फे के बाद, और फिर वहाँ पे देखेंगे कि क्या माहौल है, क्या जो है वहाँ पर सुरूर आ रहा है, और किस तरह से जो है वो चीज़ें चलती नजर आ रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, और जैसे कि मैंने बताया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम उस जगह का विजिट करवाएंगे जहां पर ये हमाद पूनावाला ने ये तमाम बैग्स की जो है वो इस वक्त रखे हुए तमाम बैग्स, और आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में यहाँ पर बैग्स मौजूद हैं। और खूबसूरत बात यह है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से वो लोग जो सफ़ेद पोश लोग थे और वो हजरात जो रोज़ाना की बुनियाद पर कमा कर खाते थे, वो मफलूज होकर रह गए थे। इस सूरत हाल के अंदर मुखैर हज़रात ने भी काम किया, और इसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने राशन बैग्स मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़ को राशन दिया गया है यहाँ पर। और मैं ये आपसे गुफ्तगू भी करवाऊंगा, हमाद पूनावाला की तरफ भी चलेंगे कि भाई ये कैसे स्टोरी शुरू हुई और ये काम कैसे करने का जो है वो सोचा गया। खूबसूरत बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोग जिनको जो है वो इस्तेफादा हुआ, जो मुस्तफीद हुए, जिनको फ़ायदा हुआ। हुकूमत ने अपनी तरफ काम किया, लेकिन इंडिविजुअली भी, इंफरादी तौर पर भी लोगों ने काम किया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाते हुए राशन बैग दिए जा रहे हैं। और ये रात की तारीकी में देखें जिस तरह से काम हो रहा है, ये बहुत खूबसूरत बात है। तो जैसा कि मैंने बताया था, पूरा एक मैकेनिज्म के तहत ये काम हो रहा है। आप ये देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि पर्ची बनाई जाती है, स्टैंप लगाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, और फिर उसके बाद जो भी मुस्तहिक लोग होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं, रात की तारीकी के अंदर, दिन की रोशनी के अंदर, उनको ये राशन बैग्स दिए जा रहे हैं। हुकूमत भी काम कर रही है, लेकिन मुखैर हजरात भी यहाँ पर पीछे नहीं है। और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हमाद पूनावाला, जैसे मैंने कहा था कि मैं इस हेड क्वार्टर में जो ये राशन बैग्स रखे हुए हैं वहाँ पर भी आपको लेकर चलेंगे।
हमारे भाई बहुत शुक्रिया जिस तरह से आपने हमें यहाँ पे विजिट करवाया। क्या समझते हैं कि इस वक्त कोरोना लॉकडाउन के हवाले से सफेद पोश आदमी और जो रोजाना की बुनियाद पर कमाकर खाने वाला शख्स था वो मफलूज होकर रह गया था, उसकी इस वक्त दादरसी करने के लिए हुकूमत ने कहीं ना कहीं मदद की, मुखैर हज़ार भी मदद कर रहे हैं। आपने किस तरह से अपनी ताजिर बिरादरी के साथ जैसे आप काम करते रहे हमेशा से इस तरह फहरिस्त रहे इस तरफ आने के लिए और कैसा एक्सपीरियंस रहा ये? थैंक यू सो मच बिलाल। अपना जो केयर फॉर ह्यूमैनिटी ये जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उससे पहले से हम जो है वो काम कर रहे थे और हर साल रमज़ान में हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा काम करें। लेकिन इस दफ़ा जो लॉकडाउन हुआ और जब कोविड का मसला आया तो हमने सोचा कि एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होना चाहिए और हमने उन लोगों को टारगेट किया जो डेली वेजेस पे थे या वो लोग थे जहाँ पर कोई राशन पहुँचाता नहीं था या उन जगहों पे किसी की अप्रोच नहीं करते थे लोग ना। हमारा कोई पॉलिटिकल या कोई ऐसी जगह नहीं थी या कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं था, तो हमने कोशिश किया कि कराची के सारे पसमानदा इलाके, सिंध के, बलूचिस्तान के हमने कवर किए। जी अच्छा, मैं ये भी देख रहा हूँ यहाँ बहुत से लोग खड़े हुए हैं, थोड़ा सा स्पेसिफाई भी करना चाहेंगे कौन लोग हैं ये, इनके शनाख्ती कार्ड कलेक्ट किया और फिर ये सबसे ज्यादा मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ये जो स्लिप बन रही है इसको भी फोकस किया जाए। ये आप देखें कि ये स्लिप होती है, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर नाम लिखा जाता है और साइन हो जाता है। ये क्या सिस्टम है, जरा ये समझाएंगे इसको? एक पार्ट है, इसके अलावा हम लिस्टों के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। ये समझ लें 10% 20% हम इस तरह से काम करते हैं, बाकी हमारे पास लिस्टें आती हैं और डेली बेसिस के ऊपर हमारी 6 या 7 गाड़ियाँ जो हैं वो उन एरियाज़ में जो है वो डेली का 1000 से 1500 हमारा राशन अल्हम्दुलिल्लाह उन जगहों पे जाता है जहाँ पे हमारी पहले से लिस्ट होती है। और हम ज़्यादातर जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ मिल के काम करते हैं, वो हमें इसमें काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं क्योंकि आपको पता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं तो हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। अच्छा, मैं ये भी चाहूंगा कि थोड़ा सा आप जो है मुझे विजिट भी करवाएं पूरे इस हेड क्वार्टर का। मैं तो इसको हेड क्वार्टर का नाम दूंगा क्योंकि यहाँ से सारी चीज़ें हेड की जा रही, लीड की जा रही हैं। तो मैं और बताऊंगा कि ये इस वक्त जो अब जिस टाइम पे आप आए हो ये हमारा एंडिंग है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट में, क्योंकि आपने अगर देखा हो फॉलो किया हो, तो हमने एक बहुत अच्छे लेवल पे अल्लाह पाक ने हमसे काम करवाया। ये हमारा एंडिंग है, आए मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये भी मैं बात बता रहा, चलो पूरा रमजान ये काम होता रहा, ईद भी गुजार दी गई है और ईद पर भी आप देखें कि ये काम चलता जा रहा है। ये मैं जरा ये स्लिप वापस कर दूं क्योंकि ये जरूरी है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पे राशन बैग्स मौजूद हैं और ये कहीं 1 दिन का, 2 दिन का या 10 दिन का काम नहीं है। ये जब से लॉकडाउन की सूरत हाल थी, सिंध भर में लॉकडाउन लगाया गया, मुल्क भर में लॉकडाउन नाफिज किया गया, तब से ये काम चल रहा है। पूरा रमजान गुजारा गया और पूरी ईद भी गुजारी गई, अगर मैं सही कह रहा हूँ, और अभी तक ये आप देखें कि ये काम चलता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और मुझे लोग भी नजर आ रहे हैं। मतलब क्या आप कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये काम आप कर रहे हैं, ऑब्वियसली मुश्किलात भी पेश आती होंगी, फिर कहीं पर फाइनेंशियली भी जो है वो कोई सपोर्ट मिलती है या फिर इनफरादी तौर पर ये काम करते रहे हैं आप पूरा लॉकडाउन की सूरत हाल में? देखिए बिलाल, मैं बड़ा लकी हूँ अपने दोस्तों के मामले में और हमने जो भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी डोनेशन की काम किया और इसमें मेरे दोस्त अहबाब जो हैं उन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट किया। सबसे पहले मैं निकला था काम करने और उसके बाद दोस्तों ने देखा कि हमारा काम करने का तरीक़ेकार देखा, तो जो मेरे दोस्त हैं बाहर से लोगों ने हमें अप्रोच किया और डोनेशन देने का कहा, लेकिन हमने अब मेरे स्टार्ट से देख के अब तक के जितने भी वीडियोज़ हैं या जितने भी सोशल मीडिया पर चला है, हमने हर जगह एक्सक्यूज़ किया है कि हम किसी से डोनेशन नहीं ले सकते क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और जब हमारा सिस्टम अल्लाह पाक चला रहा है और अभी भी हम इतना कह सकते हैं कि हम जब तक कोविड रहेगा 15 दिन 20 दिन और जो मसला रहता है, इतनी कैपेसिटी अभी मौजूद है आपके पास, हम कर सकते हैं। और हम हर जगह ये कहते हैं अगर गवर्नमेंट हमारी ट्रेड को, हमारे बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करती है तो हम ये अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे लोग ऐसे हैं, खासतौर पर मेरा ताल्लुक एक मेमन कम्युनिटी से, तो हम लोग जो है वो वेलफेयर पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो हमने एक सिस्टम बनाया था ज़कात का और दूसरा सिस्टम हमारा वाइट अमाउंट का था, जिसमें हमने किसी भी ऐसे शोबे को नहीं छोड़ा। कोई ऐसी वीडियो देखी हमने उसको टारगेट किया, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास वेटर्स के लिए आ गया है, जो वेटर्स थे वो डेली वेजेस पे, उनको सेकंड टाइम हमने भेजा है। उसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि बंद रहा तो उसके न जो उनकी कैलेंडर्स, क्लीनर्स जो थे, जो बस के ड्राइवर्स थे, इनको हमने फोकस किया। तो ऐसी जगहों को हमने फोकस किया, ऐसे गोटों में हम गए जहाँ। अच्छा, ये जो अभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये आपने मुझे बताया था बस ड्राइवर्स इस वक्त मौजूद हैं, ये ड्राइवर्स उनके कंडक्टर्स हैं। और इसके अलावा हमने एक काम माइनॉरिटी का भी शुरू किया। माइनॉरिटी को क्योंकि हम ज़कात से नहीं दे सकते थे, लेकिन एक मैसेज जा रहा था और मुझे एक कॉल रिसीव हुई जिसमें एक सिख कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी से मुझे कॉल आई और एक मशहूर एंकर हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हमारे आप काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन माइनॉरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, तो मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। फिर उसके बाद हमने हिंदू कम्युनिटी के साथ, अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ काम किया, सिख कम्युनिटी के गुरुद्वारे में जाके काम किया और हमसे पहले किसी ने इस तरह से उनके साथ काम नहीं किया था। लेकिन जब वहाँ गए और उन्होंने जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी सारी मेहनत इसमें वसूल हो गई।
अच्छा, मैं एक और बात जो है वो यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जिस तरह से ये काम हो रहा है ना, ये कोई आसान काम नहीं है। ये एक इंसान कोई काम करता है तो अल्लाह ताला उसको ये तौफीक देता है कि वो ये काम करे और ये फ़र्ज़ जो है ये सरअंजाम दिया जाए। आप ये देखेंगे यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं। इससे बताया जा रहा है कि एक राशन बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बैग के अंदर, एक राशन बैग के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ये वो तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। ये इस तरह से बैग बनाया जाता है, यहाँ पर तमाम चीज़ें रखी हुई हैं। हमारे भाई, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि भाई ये बैग बनाने का जो एक तरीक़ेकार है, हर बंदा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से वो एक बैग बनाता है। तो ये एक बैग एक फैमिली के लिए मैं समझता हूँ ये जितनी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ज़्यादा ही हैं, काफ़ी तो कहना कम होगा, ये ज़्यादा है। तो मैकेनिज़्म आपका क्या है, क्या क्या चीज़ें रखते हैं और किस तरह से लोग आपसे रब्ता करते हैं, उन तक कैसे पहुँचाया जा रहा है फिर? अच्छा बिलाल, मैं किसी को डिग्रेड नहीं करूँगा, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हम जो पैकेज दे रहे हैं वो थोड़ा सा अलग इसलिए मैं कह सकता हूँ क्योंकि उसमें 4 किस्म की दालें हैं, सूजी है, ईद की सारी चीज़ें मौजूद हैं इसके अंदर। तो ये एक फैमिली के लिए, महीने के लिए इनफ है। इसमें आप 10 केजी आटा डाल देते हैं और बेसन भी डाल देते हैं। बेसन हम इसलिए चला रहे थे कि रमज़ान में बेसन आपको पता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। सूजी नॉर्मली लोग नहीं डालते हैं, चाय की पत्ती है। ये आप देख रहे हैं किट बैग ये पड़ा हुआ है कि हम नॉर्मली राशन बैग में नहीं डालते, कि हमने डिस्प्ले पे लगाया था। ये क्योंकि मैं जेल से आया था, तो जेल से आने के बाद मैंने वहाँ किट बैग भी भिजवाया और डेली बेसिस पे रमज़ान में मैंने उनको इफ्तारी भी भिजवाई। नाज़रीन, ये भी एक बड़ा जो है वो दिलचस्प मामला है। जेल की जो बात की है, जब ताजिर बरादरी के लिए लॉकडाउन की बातें सामने आई तो ये वहाँ पर भी खड़े हुए थे और उस वक्त भी जो है वो ताजिर बरादरी ने एक, मैं कहता हूँ कि जमा मर्दी का मुजाहरा किया था और अपने वर्कर्स के लिए खुद को पेश किया था और जेल भी होकर आए थे और वापस आ गए, हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं आखिर में ये भी पूछना चाहूँगा आपसे कि भाई कि ये तमाम काम किया, दिली तस्कीन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मिली होगी, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को और जो मुखय्यर हज़रात और काम करें और ख़ास तौर पे हुकूमत को? कहीं ना कहीं मुझे हुकूमत की गफलत नज़र आई जब भी मुखय्यर हज़रात बीच में कूदे। कहीं लॉकडाउन की सूरत हाल में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो गफलत बरती गई है। तो इस मौके पर क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? फिलहाल ये है कि मेरा रमज़ान का स्टार्ट जो है वो जेल से हुआ और मेरा पहला रोज़ा भी जेल में गुजरा और वहाँ मुश्किल वक्त गुजारा मैंने। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो कहा वो करके दिखाया। मैंने दूसरों की तरह सिर्फ धमकियाँ नहीं लगाई और जो करना था वो मैंने कर लिया। जो मुझे अचीव करना था मैंने वो करके दिखाया, क्योंकि मैंने अपने लोगों के लिए कुर्बानी दी। मैंने किसी क्रिमिनल एक्ट के लिए जेल नहीं काटी, मैंने लोगों के लिए जेल काटी। और इस वक्त बहुत ज़्यादा नीड थी। आप देख रहे थे रमज़ान में जिस तरह से लोग परेशान थे, या रमज़ान से पहले जिस तरह कोविड की वजह से परेशान थे। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि लोगों का मैकेनिज़्म चले, लोगों का कारोबार चले, कोई ना कोई उनको तरीक़ाकार मिले, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ पैकेजेस भी नहीं अनाउंस हो रहे थे और ख़ास तौर पे स्मॉल ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही थी। तो उसके लिए मुझे करना पड़ा और मैं बहुत मुतमईन हूँ। आज भी लोग जो है वो अच्छे से जो है इस बात को लेते हैं और पॉजिटिवली लेते हैं, क्योंकि मैं एक वाहिद बंदा हूँ बिज़नेस कम्युनिटी का जिसने बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जेल काटी। इससे पहले सिर्फ बातें हुई और लोग हमेशा पीछे हुए। मैंने कोई प्रेशर नहीं लिया और मैंने फ़ाइट किया और फाइट करके मैं अपनी बेल करवा के अल्हम्दुलिल्लाह मेरी केस भी मेरा ख़त्म हो चुका है। तो फाइट करके आया हूँ और मैं मुतमईन हूँ। अच्छा, इस वक्त जैसे कि बातें बड़ी दिलचस्प चल रही हैं, शुरू से आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, अब यहाँ पर भी देखा और मैं खुद जानता हूँ यहाँ खड़े होकर काम करना और यहाँ पर खड़े होकर बात करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। और जिस तरह से काम पूरा 2 महीने हो चुके हैं तकरीबन ये काम किया गया और ये पैगाम भी बड़ा अच्छा दिया गया है। और आखिर में मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि जो ईद गुजार दी गई, बड़ी मुख्तलिफ नौयत की ये ईद थी, लेकिन इस ईद में ख़ास तौर पर मैंने एक चीज़ ये देखी कि अपनों के साथ साथ परायों को भी जो है वो शामिल रखा गया और उनके साथ भी ईद मनाई गई। क्या कहेंगे, परायों को भी इस बार मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया गया है? बिलाल, मैं जो आपको बताऊं कि क्योंकि आपसे मुलाकात पहले भी रही है, आपने मुझे ऐसी हालत में पहले नहीं देखा होगा। मैंने अपनी ईद नहीं बनाई, मैंने ईद नहीं बनाई, अपने बच्चों के लिए कोई शॉपिंग नहीं की, क्योंकि दिली मुतमईन नहीं था। और जो मेरा बजट ईद पे होता है मैंने वो भी जो है वो इसके ऊपर लगाया और कोशिश की कि दूसरे लोगों तक पहुंच जाए। और क्योंकि इस वक्त जो मेन चीज़ थी वो अनाज पहुंचाना था लोगों को, क्योंकि लोग भूख से जो है वो मर रहे थे, कोरोना से नहीं मर रहे थे। तो हमारा फोकस यही था कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पहुँचा दिया जाए। यही ईद की मैं समझता हूँ, यही हमारी ईद थी। अच्छा, मुख्तलिफ नौयत के प्रोग्राम आपने देखे होंगे, ईद की ट्रांसमिशन होती थी, स्टूडियोज़ में होती थी, कहीं पर घर पर जाकर होती थी। हमने आज ये दिखाने का मकसद ये ज़रूरी समझा था कि ये इंतहाई ज़रूरी काम है। कोरोना वायरस, ये जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बस आखिर में इस प्रोग्राम की एंडिंग में मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपनों के साथ साथ परायों का भी खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि ये वबा जो फैली हुई है इससे बहुत से लोग मफलूज हुए हैं। जब आप परायों का ख्याल रखेंगे तो कल को अल्लाह ताला आपके ऊपर ऐसी कोई नौबत नहीं आने देगा, ऊपर देने वाले हाथों में हमेशा आप लोगों को रखेगा। और
और बस इसी के साथ आखिर में यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से काम किया गया, जिसने जैसा किया, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, सबको अप्रिशिएट करते हैं और इस तरह काम होते रहना चाहिए। इसी के साथ वक्त खत्म हो गया है, बातें खत्म नहीं हुई हैं, ईद का प्रोग्राम खत्म हो गया है, ईद खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर हाजिर होंगे, अगली ईद भी मनाएंगे और अच्छे तरीके से मनाएंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने मेजबान बिलाल खान को। अल्लाह हाफिज।